विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और हमारा टॉपिक था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा, यानी पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। उसमें आज हमने काफी कुछ कर चुके हैं। आज हमने करना है बुद्धकालीन गणराज्य कौन कौन से थे। तो बुद्धकालीन गणराज्य, तो प्रारंभ में माना जाता था कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्रात्मक प्रणाली ही थी, परंतु बाद में किए गए अनुसंधानों से गणराज्यों एवं संघ राज्यों के अस्तित्व का पता चला। ये पता चला कि गणराज्य भी अस्तित्व में थे और संघ राज्य भी अस्तित्व में थे। सबसे पहले 1903 में रिज डेविडस, नाम याद करना पड़ेगा, 1903 याद करना पड़ेगा, रिज डेविडस ने गणराज्यों की खोज की। प्राचीन साहित्य में स्पष्टतः गणराज्यों का उल्लेख है। जैन ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण गए तो वहां के लोगों ने उनसे उत्तर भारत की शासन व्यवस्था के विषय में पूछा। तब व्यापारियों ने बताया कि कुछ देश गणों के अधीन है और कुछ देश राजाओं के अधीन है। क्या बताया? ये उल्लेख मिलता है कहां पर? अवदान शतक में, जैन ग्रंथ अवदान शतक में। इसी प्रकार जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं को चेतावनी देता है कि उन्हें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां गणतंत्र का शासन हो। जहां पर किसका शासन हो? तो क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है कि उन्हें गणतंत्र में नहीं जाना, गणतंत्रात्मक शासन वाले राज्य में नहीं जाना है। आंसर आचारांग सूत्र, जैन ग्रंथ। पाणिनि ने भी संघ को गणराज्य से भिन्न, गणतंत्र से भिन्न माना है। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, 8 अध्याय अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है ना। गांधार के निवासी थे पाणिनि। पाणिनि ने भी संघ को गणतंत्र भिन्न माना है। कौटिल्य ने 2 प्रकार के संघ राज्यों या गणराज्यों का उल्लेख किया है, वार्ता शस्त्रोपजीवी और राज शब्दोपजीवी। ये क्वेश्चन यूपीएससी का बना हुआ है। कौटिल्य ने 2 प्रकार के संघ राज्यों या गणराज्यों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? वार्ता शस्त्रोपजीवी और दूसरा राज शब्दोपजीवी। वार्ता शस्त्रोपजीवी क्या होता है? ऐसे गणराज्य जहां लोगों की आजीविका वार्ता मतलब कृषि, वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन और व्यापार तथा अस्त्र शस्त्र से चलती हो, ऐसे गणराज्यों में काम्बोज और सौराष्ट्र आदि प्रमुख थे। ये 2 नाम याद रखने हैं आपने। जहां का भूगोल कठिन होगा, जहां बहुत अच्छी कृषि नहीं होगी, वहां पर शस्त्रों से ही क्या हो सकता था? जीविकोपार्जन हो सकता था। तो थोड़ा बहुत कृषि, पशुपालन, व्यापार और बाकी अस्त्र शस्त्र से आजीविका चलाने वाले जो लोग थे जहां के, ऐसे गणराज्यों को क्या कहा जाता था? वार्ता शस्त्रोपजीवी। और इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, कंबोज और दूसरा सौराष्ट्र। दूसरा हो गया राज शब्दोपजीवी। ऐसे गणराज्य जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते हुए शासन करते हो, राज शब्दोपजीवी कहे जाते थे। जैसे लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, मद्र, कुकुर, पांचाल, ये सब किस में आते थे? राज शब्दोपजीवी में आते थे। कौन कौन? लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, मद्र, कुकुर और पांचाल। समझ में आ गया? महाभारत में भी गणराज्यों का उल्लेख हुआ है। साहित्य के अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी गणराज्यों की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। मुद्राओं में भी गणराज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। माधव, योद्धे एवं अर्जुनायन आदि गणराज्यों के सिक्कों पर राजा का उल्लेख न कर गण का ही उल्लेख किया गया है। योद्धे गणराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि ने किया था। योद्धे गणराज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? पाणिनि ने किया, है ना, अष्टाध्यायी के लेखक। इसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी हुआ है। किसका? योद्धेयों का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम था, वहां पर अशोक का एक स्तंभ है। इसका, जिसको प्रयाग स्तंभ लेख बोलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर अशोक का अभिलेख है, उसके नीचे कारुवकी का अभिलेख है, रानी का अभिलेख। उसके बाद समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने अपने राजा की 100 विजयों का उल्लेख कर रखा है। चंपू शैली में लिखा उसने। किस शैली में? चंपू शैली में लिखा। उसके बाद जहांगीर ने लिखा उसमें कुछ, ठीक है। और ये जो स्तंभ, जो ये लेख है, ये पहले यहां पर नहीं था, ये कहीं और से लाया गया था। कौन लेके आया था इसको? देखो, प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद कौन सा मुगल शासक लेके आया था? क्या अकबर लेके आया था? और अगर लेके आया था तो कहां से लेके आया था? ढूंढिए जल्दी।
पहले तो याद कीजिए, याद नहीं है तो ढूंढिए। बी फास्ट, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड। तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्राचीन भारतीय गणतंत्र आधुनिक व वर्तमान गणतंत्र से भिन्न थे। आज का गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी है। प्राचीन गणतंत्र मूलतः कुलीन तंत्र व अभिजात तंत्र थे। शासन में संपूर्ण राज्य की जनता भाग नहीं लेती थी, बल्कि कुछ विशेष लोग ही शासन संचालित करते थे। यदि कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य का नाम लें तो वहां का शासन शाक्य क्षत्रिय कुल के लोगों द्वारा ही संचालित किया जाता था, ना कि शासन में कपिल वस्तु की समस्त जनता भाग लेती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी बुद्धकालीन गणराज्य जो थे वो कौन कौन थे? कपिल वस्तु के शाक्य, कपिल वस्तु के, अरे शुद्धोधन के पुत्र थे महात्मा बुद्ध, है कहां के थे वो? कपिल वस्तु के। कपिल वस्तु में कौन शासन कर रहे थे? शाक्य शासन कर रहे थे। केशपुत्र में कलाम शासन कर रहे थे। रामग्राम में कोलीय शासन कर रहे थे। पिपली वन में मौर्य शासन कर रहे थे। कुशीनारा में मल्ल शासन कर रहे थे। पावा में भी मल्ल शासन कर रहे थे। सुमारगिरी में भग्ग शासन कर रहे थे। अलकप में बुली शासन कर रहे थे। मिथिला में विदेह शासन कर रहे थे और वैशाली में लिच्छवी शासन कर रहे थे। नहीं, वो तो दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली टोपरा, दिल्ली स्तंभ लेख जो है ना, दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ, वो फिरोज शाह तुगलक लाया था। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर लेके आया था। मैं ये पूछ रहा हूं कहां से लेके आया था? कौशाम्बी से लेके आया था। कहां से लेके आया था? कौशाम्बी से। और कैसे लाया था? ट्रेन तो थी नहीं उस समय, कैसे लाया होगा उस स्तंभ को? बताओ, इतना भारी पत्थर, छोटा मोटा खंबा थोड़े है वो, कोई बल्ली थोड़े है जिससे शेल्टरिंग करते हैं हम लोग। खंबा है वो पत्थर का, और एक पत्थर से बना हुआ पूरा। कैसे लाए होंगे बताओ? ऐसे लाए, इधर देखो, पेड़ काटे, ये ऐसे बिछाए और इसके ऊपर फिर ऐसे करके लाए, ऐसे, समझ रहे हो कैसे? अरे ये पेड़ काटे ऐसे और इसको खिसका खिसका के ऐसे करके लाए। साल लगे होंगे लाने में, महीनों, कई महीने, कौशाम्बी से प्रयाग में लाने में। ये तो पता है ना कि 3 किले बनाए थे अकबर ने, लाल किले। अब दिल्ली वाला लाल किला शाहजहां ने बनाया, लेकिन 3 लाल किले अकबर ने भी बनाए थे। एक इलाहाबाद में है, एक लाहौर में है, और एक कहां है बताओ? अकबर के 3 लाल किले कौन कौन से हैं? एक तो लाहौर का है जो सबसे सुंदर है, एक इलाहाबाद का है और एक आगरा का है। कहां का? आगरा का। छोटे किले हैं वो, दिल्ली जैसा लाल किला नहीं। दिल्ली तो बहुत बड़ा लाल किला है जो शाहजहानाबाद में शाहजहां ने बनाया, किला मुबारक। अकबर ने जो किले बनाए वो भी लाल पत्थर का प्रयोग किया था उसने। उसके 3 किले कहां कहां हैं? इलाहाबाद, लखनऊ, सॉरी इलाहाबाद, आगरा और लाहौर। क्योंकि जब लाहौर से वो आया, क्या नाम है, परवेज मुशर्रफ, आगरा समिट हुआ था वहां पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम था, तो उसने कहा अरे आगरा का लाल किला घुमाया उसे, उसने कहा अरे यहाँ भी है लाल किला। हालांकि वो यहीं से गया था, वो विस्थापित है, वो रिफ्यूजी है वहां के। कहाँ के? मतलब भारत से गया था भाग के पाकिस्तान। आगरा में थी उसकी जो पुरानी कोठी थी, किसकी? उसके पूर्वजों की। किसकी? परवेज मुशर्रफ, वही जालिम जिसने कारगिल युद्ध करवाया। समझ में आया? तो जब उसने वो लाल किला देखा उसने कहा हमारा वाला ज्यादा सुंदर है। कहाँ वाला? लाहौर वाला। नहीं आया समझ में? और लाहौर रावी नदी के तट पर है। किस नदी के? कपिल वस्तु के शाक्य। भाई कपिल वस्तु के शाक्य के बारे में बता दूं कि इनकी राजधानी कपिल वस्तु थी। कपिल वस्तु की पहचान पहले नेपाल तथा फिर तिलोरा कोट से की जाती है। अगर आपको आज अगर कपिल वस्तु देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? नेपाल में तिलोरा कोट। कहां पर? तिलोरा कोट एक जगह पड़ती है, वही कपिल वस्तु है। परंतु अब इसे सिद्धार्थ नगर जिला में ही पिपर हवा माना जाता है। पहले नेपाल में मानते थे, अब मानते हैं कि यहीं पर एक जो सिद्धार्थ नगर जिला है उसमें पिपर हवा नामक स्थान को ही हम कपिल वस्तु बोलते हैं। तो 2 थ्योरी है, एक आपकी तिलोरा कोट को मानती है, एक पिपर हवा को मानती है। ज्यादा मान्य जो है वो पिपर हवा है। कौन सा? यहां से एक बौद्ध स्तूप मिला है जिसमें बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। आप जानते हैं जब बुद्ध की मृत्यु हुई तब उनको जब जलाया गया तो उनकी भस्म के लिए क्या हुआ? युद्ध, मतलब विवाद हुए बड़े कि हमारे थे बुद्ध, हमारे थे। किस किस को देंगे भाई राख, है ना?
तो बताया जाता है कि 8 भाग हुए थे उसके, किसके? और जो स्तूप बनते हैं, स्तूप के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती है। 84,000 स्तूप बनाए थे अशोक ने, तो एक चुटकी जैसे क्या डाल दिया, भस्म डाल दी किसकी, और उसके ऊपर स्तूप बना दिया। दैट इज स्तूप। समझ में आया? या अगर बुद्ध का कोई दांत बचा हुआ, जलने में दांत नहीं जलते हैं, कुछ चीजें नहीं जलती हैं, दांत है जैसे बुद्ध का, तो वो कैंडी चला गया होगा, कैंडी दांत का मंदिर श्रीलंका वाले ले गए। या फिर कहीं पर कुछ है, बुद्ध के अवशेष है जैसे अस्थि अवशेष, तो जो स्तूप होता है उसके ऊपर, बाहर से ऊपर वहां पर रहते हैं वो बॉक्स जो होता है पेटिका के अंदर नहीं होता है कुछ भी। कहीं आप ढूंढो कि मैं अगरबत्ती और धूप बत्ती कहां जलाऊं, ठीक है, तो मूर्ति नहीं मिलेगी स्तूप के अंदर। क्या नहीं मिलेगी? समझ में आ गया? ठीक है। तो बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। शाक्यों ने अपनी रक्त की शुद्धता पर बहुत अभिमान था। इनको, और ये ना राजतंत्र में देखा जाता है। रोम में भी अगर आप जाएंगे, रोमन सम्राट भी क्या करते थे, वो तो आपस में ही विवाह करते थे परिवार में। वो कहते थे वी आर ब्लू ब्लड है कि हम, कैसा, हमारा खून लाल नहीं है, हम नीले हैं कि, हमारा खून कैसा है, नीला। तो बाहर वो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे, और ये परंपरा चलती रही बहुत समय तक, अभी भी है ये परंपरा। जो टिहरी के राजा थे, टिहरी के राजाओं का विवाह आम व्यक्ति से नहीं होता था, या तो नेपाल से होता था या फिर राजस्थान से होता था, राजपुताना से, मतलब राजवंश में ही ये लोग विवाह करते थे, ये पता है। और नेपाल से होता था। टिहरी में बांसुरी बजाना मना था। क्या था मना? अब क्यों था बांसुरी बजाना मना? क्योंकि जो चरवाहे होते हैं वो बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाते हैं तो नेपाल में भी वो परंपरा है। और अगर यहाँ टिहरी में किसी ने बांसुरी बजा दी तो समझ लो वो गिरफ्तार हो गया वो बच्चा, क्योंकि रानी को याद आ गई अपने मायके की। अब रानी को मायके की याद आ गई तो राजा को फिर पूरे दल बल के साथ, पूरा क्या, ऐसे थोड़े जाते थे 1 दर्जन केले लेके, पूरे दल बल के साथ जाना पड़ता था। भैया मायके की याद आई है तो रानी जी को ले जाना पड़ेगा, इसलिए प्रतिबंध था यहाँ पर। क्या ऐसा किसी राजा के समय में? समझ में आया? कुछ रानियां जो थी वो राजस्थान की थी। अगर आप नरेंद्र नगर को ढंग से देखेंगे और अगर आप जयपुर जाएंगे तो आपको कुछ समानता दिखेगी। नीचे मार्केट के बाहर क्या, बरामदे, लंबा सा देखा है आपने, और ऊपर कर्मचारियों के निवास। ये पैटर्न यहाँ के राजा कहां से सीख के आए थे? जयपुर से सीख। पिंक सिटी कभी जाना? जब मैं पहली बार जयपुर गया तो मैं बड़ा हतप्रभ हुआ, क्योंकि मैं नरेंद्र नगर में रहता था। मैंने कहा यार ये तो हमारा नरेंद्र नगर भी ऐसा ही है, पर नरेंद्र नगर बहुत छोटा है। राजा के पास शायद धन उतना नहीं था जितना राजपूताना के राजाओं के पास था। पिंक सिटी तो बहुत गजब की है, पर उस हिसाब से उस जमाने में उन्होंने खर्च किया। नीचे मार्केट बनाया, ऊपर कर्मचारियों के आवास बनाए। और जो आज नरेंद्र नगर जाना जाता है तो उसी रोड के लिए जाना जाता है। वो जो देखा होगा आपने, देखा है राइट साइड में मार्केट है ना। और मार्केट ऐसे ही होने चाहिए कायदे से। कैसे? जिसमें बरामदा हो, जिसमें अगर बारिश भी आ जाए तो जो ग्राहक है वो चल सके, खड़े हो सके, रुक सके। ऐसा आपको दिल्ली में भी दिखेगा, लुटियंस दिल्ली। वहां पर जनपथ में अगर आप जाएंगे तो वहां का मार्केट वैसे ही है। कैसा? अरे यार तिब्बती मार्केट में टीन शेड लगा हुआ। मैं आपको पक्की बिल्डिंग का बता रहा हूं कि दिल्ली लुटियंस दिल्ली बोला था। एडवर्ड लैंडसिल लुटियंस उसका डिजाइन करता था। 12 खंबा रोड जाएंगे, जनपथ में जाइएगा। और जो पालिका मार्केट है वो संजय गांधी की सोच थी। उसने कहा मार्केट अंडरग्राउंड होने चाहिए नीचे। क्या होने चाहिए? इंदिरा जी का शासन था, बेटे ने बोल दिया तो हुआ। पालिका मार्केट जाइए कभी दिल्ली में, गए हो? नीचे है जमीन के। चलिए जी, तो कहां तक पहुंचे हम? शाक्यों को अपनी रक्त की शुद्धता पर बड़ा अभिमान था। वे केवल अपने कुल को ही वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। जब प्रसेनजीत ने शाक्य कुल की कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया तब शाक्यों ने छल से एक दासी पुत्री वासब खतिया से प्रसेनजीत का विवाह कर दिया। वासब खतिया से प्रसेनजीत का विवाह कर दिया। वासब खतिया ने प्रसेनजीत को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था विडुडब। क्या नाम था उसका? बड़े अजीब से नाम रखते थे ये लोग, विडुडब। ठीक है, जब विडुब कर दो कोई दिक्कत नहीं। विडुब अपने ननिहाल गया तब दासी पुत्र कहकर उसका अपमान किया गया। राजा बनने पर विडुब ने इसी अपमान का बदला लेने के लिए शाक्यों पर आक्रमण कर दिया और शाक्य गणराज्य को विनष्ट कर दिया।
कुछ शाक्य पिपली वन भागकर अपनी जान बचाई और पिपली वन के मौर्य गणराज्य को स्थापित किया। हालांकि इसी आक्रमण के पश्चात जब विदुर की सेना लौट रही थी तो अचिरावती मतलब राप्ती नदी की बाढ़ में वो सेना विनष्ट हो गई, जिसमें विदुर भी क्या हो गया, विनष्ट हो गया। इतना समझ में आ गया। दासी पुत्र समझते हैं, पिता राजा ही होते हैं लेकिन माँ जो होती है वो दासी होती है। क्या होती है? राजाओं के हरम होते थे। क्या होते थे? अंतःपुर बोलते थे हिंदी में। मुगलों के समय में या जो सल्तनत सुल्तान है उनके समय में हरम बोलते थे। ये जितने भी मुगल बादशाहों के जो जिनके पीछे आप महान लगाते हैं, इनके हरम में 5-5 हजार महिलाएं, क्या बंदी बनाई हुई महिलाएं क्या करती थी? निवास करती थी। क्या करती थी? और वहां किसी भी पुरुष का जाना वर्जित होता था, केवल राजा के। राजा का हरम अलग होता था, राजकुमारों के हरम अलग होते थे। यानी अगर किसी राज्य को जीत लिया तो वहां की जो स्त्रियां होंगी, राज परिवार की जो उनके सगे संबंधी जो भी होंगे, दासी दूसी, सब कहां जाएंगी? हरम में जाएंगी। समझ में आया ये चीज? अगला केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के, यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। वैदिक साहित्य में इसका संबंध पांचाल के केशियों से स्थापित किया गया है। इसी गणराज्य के अलार कलाम थे। तो अलार कलाम कहां के थे भाई? केशपुत्र के थे। कहां के? जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने वैशाली में दीक्षा ली थी। ध्यान रखना, उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा महात्मा बुद्ध अलार कलाम से कहां मिले? अलार कलाम से कहां मिले? एक बच्चा मेरे से पूछ भी रहा था जब ये क्वेश्चन आया, उसने कहा ये सर एपीजे अब्दुल कलाम ये उन्हीं के परिवार के हैं क्या? अरे मैंने कहा भाई ये कलाम अलग हैं। एपीजे कलाम जो राष्ट्रपति थे हमारे वो अलग, मिसाइल मैन थे वो अलग। ये कलाम बिफोर क्राइस्ट के कलाम है। कब के? समझ में आया? तो केशपुत्र के कलाम। तो ये उत्तराखंड वालों ने पूछा पीसीएस में कि अलार कलाम से महात्मा बुद्ध कहां पर मिले? आंसर वैशाली में। दूसरे यूपी वालों ने पूछा किस चीज की शिक्षा ग्रहण की बुद्ध ने उनसे? आंसर सांख्य दर्शन की। यूपीएससी ने पूछा सबसे पुराना दर्शन 60 दर्शनों में से 6 दर्शनों में से सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? कपिल का सांख्य। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? महर्षि कपिल है। याद कर रहा, आपके मित्र का नाम है कपिल का सांख्य, इसलिए आपको महर्षि बोलता हूं मैं। क्या बोलता हूं? महर्षि मतलब महर्षि। यतो नामा ततो गुणा, जैसा नाम है वैसे गुण भी लाना। अब ठीक है, आपको टाइटल दिया मैंने महर्षि का। अगला रामग्राम के कोलिये। रामग्राम जगह का नाम है और कोलिये जो है वहां के क्या है? जैसे साक्य हो गए, जाति है एक तरह से। ठीक है, तो कोलिये यह साक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। वर्तमान में इसकी पहचान गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल से की जाती है। अगर आपको रामग्राम ढूंढना है तो रामगढ़ ताल जाना पड़ेगा, गोरखपुर जिले में जाना पड़ेगा, गुरु गोरखनाथ की भूमि में जाना पड़ेगा, मत्स्येंद्रनाथ की भूमि में जाना पड़ेगा, और आजकल अगर बोले तो बुलडोजर बाबा के मठ के आसपास जाना पड़ेगा। बुलडोजर बाबा कौन? योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट, ग्राम पंचूर, कहां? यमकेश्वर ब्लॉक, पौड़ी, पूरा एड्रेस। ठीक है, चलिए जी। साक्य और कोलिय गणराज्य के बीच रोहिणी नदी बहती थी। कौन सी? साक्य और कोलिय गणराज्य के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों गणराज्य सिंचाई हेतु इसी नदी के जल पर निर्भर थे। इस नदी के जल के लिए दोनों गणराज्यों में संघर्ष होता रहता था। एक ऐसे ही समय में बुद्ध जब कपिलवस्तु गए थे तो वहां संघर्षरत दोनों पक्षों को शांत कराया। कोलिय अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे, और जो महामाया थी महात्मा बुद्ध की माता, वो कोलिय वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन, वो तो शाक्य क्षत्रिय थे। मां जो थी वो कोलिय थी। ये भी पूछा, उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा किस वंश की थी, तो कोलिय वंश की थी। लेकिन पुत्र को जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही क्या हो गया? माता का देहांत हो गया। इसलिए उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उन्हें क्या किया? पाला। अब कुछ लोग मानते हैं कि, कुछ लोग, बच्चा पूछ रहा था एक मेरे से कि गौतम बुद्ध इसीलिए कहते हैं सर प्रजापति गौतमी ने पाला? नहीं भाई, गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए थे। उनका गोत्र जो था वो गौतम था। क्या था? गौतम गोत्र था। अब ध्यान रखना कि इस देश में छुआछूत, अनटचेबिलिटी से इस देश के सबसे इंटेलिजेंट आदमी जिन्होंने बहुत अध्ययन किया, बी.आर. अम्बेडकर, बड़े परेशान रहे। क्या रहे? बी.आर. अम्बेडकर। लास्ट में उन्होंने 50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्या कर लिया था? और उनके नाम के आगे गौतम लगा। क्या लगा? गौतम। यानी क्योंकि
बौद्ध धर्म में जाति प्रथा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? महात्मा बुद्ध दास प्रथा के समर्थक थे पर जाति प्रथा के समर्थक नहीं थे। तो बौद्ध धर्म में जाति प्रथा नहीं होती। तो 50,000 समर्थकों के साथ बी आर अम्बेडकर ने भी क्या कर दिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इतना समझ में आ गया? इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कब होता है उनका महापरिनिर्वाण? अम्बेडकर जयंती कब होती है और अम्बेडकर की मृत्यु किस डेट को होती है? दोनों बताइए मेरे को जल्दी। तुक्कों के तीर मत मारना, याद कर लो। अभी ग्रुप सी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल क्या है? जयंती है, 14 अप्रैल बिल्कुल। और 6 दिसंबर को क्या है? महापरिनिर्वाण दिवस है। और एक चीज और बता दूं, हाजी 6 दिसंबर 1956 बिल्कुल। और एक चीज और याद रखना, जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था वो भी 6 दिसंबर को हुआ था। हाजी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगला, इस नदी के जल के लिए दोनों गणराज्यों में संघर्ष होता रहता था। रोहिणी नदी के लिए, है ना, दोनों गणराज्य सिंचाई हेतु इसी नदी के जल पर निर्भर थे। इस नदी के जल के लिए दोनों गणराज्यों में संघर्ष होता रहता था। एक ऐसे ही समय में बुद्ध जब कपिलवस्तु गए थे तो संघर्ष दोनों पक्षों को शांत कराया। कोली अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे, बता दिया मैंने। अगला है पिपलीवन। पिपलीवन के मोरी है, पिपलीवन के मोरी है। इनकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुसमही, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पड़ता कुसमही के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम के रूप में किया गया है। कौशल नरेश विडुब्ब ने जब कपिलवस्तु पर आक्रमण किया तब कुछ शाक्य यहां आकर बस गए थे। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र हमेशा मोरों की कूक से गुंजायमान रहता था, इसलिए इन्हें मोरिय कहा गया। क्या कहा गया? मोरिय कहा गया। एक मत यह भी है कि यहाँ के आवासों में ईंटें मोरों के गर्दन के आकार की थी, इसलिए भी इन्हें मौर्य कहा गया। इसी मौर्य से मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसकी? हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की मां के लिए बोलते हैं कि वो मोर पालकों के पुत्री का पुत्र था, इसलिए मौर्य कहा गया। कई थियरीज आती हैं, है ना, लेकिन फिलहाल ये मान के चलना कि मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। इतना क्लियर हो गया? अगला है कुशीनारा के मल्ल। कहां के? और ये आपको पता है कि कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अंतिम भोजन उन्होंने पावापुरी में किया था। क्या किया था? कुछ लोगों का मानना है कि सूकर मांस खाया था, कुछ लोगों का मानना है कि मशरूम खाई थी। क्या खाई थी? मशरूम। सूकर मांस को इसलिए नकारते हैं इतिहासकार, वो बोलते हैं कि भाई इन्होंने तो अहिंसो परमो धर्मा पर क्या किया? बल दिया। तो ऐसे कैसे? तो कुछ का मानना है कि मरे हुए सुअर को खाने का क्या थी? अनुमति थी। क्या थी? अगर मर गया कोई एक्सीडेंशियली तो उसको खा सकते थे। इतना समझ में आया? लेकिन अधिकतर का मानना है कि क्या हो गए थे? बुद्ध मशरूम खाई, उसके बाद अतिसार से उनकी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया, मृत्यु हो गई। क्लियर हो गया? तो कुशीनारा के मल भैया उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जिले में कसया में स्थित है। कसया को याद करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पीसेस वाले पूछ चुके हैं। रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु का वंशज बताया गया है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु, और चंद्रकेतु के वंशज कौन? मल्ल। चंद्रकेतु के वंशज कौन? मल्ल। और मैंने आपको बता दिया कि इसी गणराज्य के सालवन में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सालवन है। अगला पावा के मल्ल। इनकी पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जिले के पडरौना से की जाती है। किससे? मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। यहीं पर बुद्ध चुंद नामक लोहार के घर रुके थे। अंतिम भोजन इसी के यहाँ किया था। कुछ लोग सुनार बोलते हैं, कुछ लोग लोहार बोलते हैं, क्योंकि जाति प्रथा को नहीं मानते थे बुद्ध। ठीक है? तो यहीं पर बुद्ध जो थे वो चुंद नामक लोहार के घर पर रुके थे। यहीं पर उन्होंने अंतिम भोजन किया था। और अंतिम उपदेश किसको दिया था उन्होंने? अंतिम उपदेश किसको दिया था महात्मा बुद्ध ने? अपने शिष्य को ही देते हैं। अरे आनंद को क्यों देंगे यार? आनंद उनका प्रिय शिष्य था, ठीक है। उन्होंने कहा था उसको, आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने ही शरण में जाओ और अपने ही प्रयासों से अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अंतिम जो क्या
अंतिम जो उपदेश दिया था शायद सुभक्ष को दिया था, सुभक्षु को दिया था, शायद सुभक्ष या सुभक्षु को दिया था। किसको दिया था? याद करने हैं ये, पेपर में मिलेंगे क्वेश्चन। कहाँ? पेपर में। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है। एक क्वेश्चन होगा, उसके आगे 4 गोले बने हुए होंगे, ABCD लिखा होगा उसमें। अगर सी पे आपको सुभक्ष मिलता, सी पे गोला मार दो, बस इतने में सिलेक्शन हो जाते हैं। समझ में आया? चलो जी, इसी गणराज्य में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई? पावापुरी में। मल्ल राजा शस्तिपाल के राजप्रसाद में हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी की मृत्यु। मल्ल राजा शास्तिपाल, क्या चीज? नहीं भाई, सुभक्ष है, सुभक्ष को दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना। अगला है सुमसुमारगिरी के भग। सुमसुमारगिरी के भग, इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला स्थित चुनार से की जाती है। चुनार सुना है? चूने के लिए प्रसिद्ध चुनार। एक बार क्वेश्चन पूछा, अशोक अपने स्तंभों के लिए पत्थर कहां से लाता था? आंसर, चुनार से लाता था। कहां से लाता था? चुनार से लाता था। अकबर के जो स्तंभ लेख है ना, खंबे हैं बड़े सुंदर, और एक विशेषता भी है उसके खंभों की। हालांकि बोला जाता है कि अशोक ने डेरियस की नकल की, दारा की, लेकिन दारा के जो खंबे हैं वो एक पत्थर है, उसके बाद चिनाई है, फिर दूसरा पत्थर है, फिर चिनाई है, फिर तीसरा, खंड खंड में है उसके जो खंबे हैं। किसके? डेरियस के। लेकिन अशोक के जो खंबे हैं, स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं, वो एक ही पत्थर से बने हुए पूरे, और उन पत्थरों के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर क्या जानवर बने हुए हैं, जिनमें से एक हमारा क्या है, अशोक की लाट जिसको बोलते हैं, वो भी वो स्तंभ के ऊपर बनी हुई थी। 4 शेर जिसमें क्या किए हुए हैं, 4 दिशाओं में मुंह किए हुए हैं, है ना। राज चिन्ह जो हमारा है, 4 शेर, सारनाथ वाला, 4 दिशाओं में मुंह किए हुए 4 शेर हैं, नीचे 4 चक्र बने हुए, उनके बीच में जानवर हैं 4। कौन कौन से वो जानवर? चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा, हाथी, व्याघ्र और बैल। हाँ बिल्कुल, चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा, सांड, हाथी और व्याघ्र, ये 4 जानवर हैं, जिसमें 2 दिखाई नहीं देते नेशनल एम्ब्लम में, मतलब राज चिन्ह में नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो सुमसुमारगिरी के भग जो है, इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले स्थित चुनार से की जाती है। बुद्ध के समय यहाँ का शासक वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि कुमार था। इसने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। इसने, वत्सराज उदयन के पुत्र बोधि कुमार ने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। अगला है अलकप के बुली। अलकप के बुली, यह गणराज्य वर्तमान में बिहार प्रांत में आरा, शाहबाद और मुजफ्फरपुर जिलों के भूभाग पर स्थित है। आरा तो सुना होगा आपने, कौन? कुंवर सिंह, 1857 के रिवोल्ट में। कहां के जमींदार थे वो? यहां के नहीं थे। कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे भाई? बूढ़े थे लेकिन बस खतरनाक थे। तो वर्तमान बिहार प्रांत के आरा, शाहबाद और मुजफ्फरपुर जिले के भूभाग पर स्थित था। इनका वेठ द्वीप यानी बेतिया, वेठ द्वीप यानी बेतिया से घनिष्ठ संबंध था। वेठ द्वीप इनकी राजधानी थी। अलकप के बुलियों की राजधानी कहां थी? वेठ द्वीप थी। कौन कौन? जगदीशपुर में भी आरा, जगदीशपुर के भी अंदर जगह जाएंगे आप तो आरा के जमींदार थे। कौन? कुंवर सिंह। चेक करो ढंग से। उसके बाद आते हैं मिथिला के विदेह। यह गणराज्य वर्तमान बिहार के दरभंगा व भागलपुर जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी जनकपुर थी। इसकी राजधानी जनकपुर थी। प्रारंभ में यहाँ राजतंत्र था, परंतु बुद्ध के समय यह गणतंत्र बन गया था। यहाँ का राजा जनक अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। विदेह वज्जी संघ का सदस्य था। विदेह जो था वो वज्जी संघ का सदस्य था। मिथिला एक व्यापारिक नगर था। यहाँ श्रावस्ती से भी व्यापारी आते थे। श्रावस्ती से भी व्यापारी आते थे। अगला है वैशाली के लिच्छवी। यह वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित था और बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। कौन? वैशाली। मैंने कहा था ना 16 साल लगे थे अजात शत्रु को जीतने में। रथ, मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का, गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था उसने। किसने? अजात शत्रु जैसे ताकतवर शासक ने, हरियंक वंशी। तो इसकी राजधानी वैशाली का समीकरण मुजफ्फरपुर के बसाड़ से स्थापित किया जाता है। अगर अब वैशाली को आपने ढूंढना है तो आपको बसाड़ जाना पड़ेगा मुजफ्फरपुर में।
ठीक है। एक मुजफ्फरपुर भाई मेरे ख्याल से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है, एक मुजफ्फरपुर आपका बिहार में है। अच्छा वो मुजफ्फराबाद है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी, ये मुजफ्फरपुर बिहार है। ठीक है, बसाड़ जाना पड़ेगा। सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा चेटक था। चेटक की बहन त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये दोनों ही राजकुमार थे भाई, महात्मा बुद्ध भी और महावीर स्वामी भी। और इसीलिए इतने पॉपुलर भी हुए क्योंकि इन्होंने राजपाट छोड़कर ज्ञान की तलाश में गए। लोग चाहते तो राजपाट कर सकते थे, भोग विलास विलासिता में रह सकते थे, लेकिन इन्होंने उन सबको छोड़ा और क्या किया, ज्ञान की तलाश की और सारे व्यक्तियों को अपने ज्ञान के प्रकाश से क्या किया, उपदेश दिए। चेटक की बहन त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी और चेटक की पुत्री छलना, कहीं कहीं पर चेलना भी लिखा होता है, छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। चेटक की पुत्री चेलना या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावग्ध जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली और घनी आबादी वाला नगर बताया गया है। एक वर्ण जातक के अनुसार यह नगर 3 दीवारों से घिरा था। लिच्छवियों का मगध से अजातशत्रु के समय संघर्ष हुआ और अजातशत्रु ने इन्हें विजित कर लिया, लेकिन 16 साल लगे। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों ने ही स्थापित किया था। ये BRT से क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया? आंसर लिच्छवियों ने। तो आगे मैंने आपको बताया लिच्छवी अपने आप को संबोधित करता है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का जो सम्राट है समुद्रगुप्त, लेकिन और विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न थी। लिच्छवियों के शस्त्रागार के सदस्यों की संख्या 7,707 तथा शाक्यों के शस्त्रागार के सदस्यों की संख्या 500 थी। मैंने आपको बताया भी था कि लिच्छवियों के यहाँ उल्लेख मिलता है कि 7,707 राजा और इतने ही उपराजा, इतने ही उपराजा। जैसे आज आपके नहीं होते, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, फिर विधायक हो गए, फिर क्या होते हैं, फिर मेयर हो गए, नगर पालिका अध्यक्ष हो गए, नगर पंचायत अध्यक्ष हो गए, फिर सब अपने आप में राजा ही तो है। पार्षद भी अपने एरिया का राजा है एक तरह से, है ना, पार्षद तक, ग्राम प्रधान, ये सब। तो 7,707 राजा किसमें? लिच्छवियों में। और शाक्यों के शस्त्रागार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित राजा होता था, जिसके अधीन उपराजा, भांडागारिक, जितने भी भंडारी हैं अब जात जो है, ये कभी भंडागारिक हुआ करते थे। क्या होते थे? आप भंडारी हो? पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आगे चल के पढ़ेंगे हम। भांडागाराधिकृत यानी राजकीय भंडार का जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? भांडागाराधिकृत। समझ में आया? अब धीरे धीरे क्या हो गए? वो भंडारी हो गए। क्या हो गए? क्या समझ में? हाँ, तो उपराजा, भांडागारिक, सेनापति आदि होते थे। गण विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रशासकीय इकाई के रूप में बटा था। इन इकाइयों के प्रमुख को भी राजा बोला जाता था। ये राज्य के कुलीन परिवारों के होते थे। इसके अधीन भी उपराजा, सेनापति, भांडागारिक आदि होते थे। इन प्रशासकीय इकाइयों के प्रमुख राजा केंद्रीय समिति शस्त्रागार के सदस्य भी होते थे। सभी महत्वपूर्ण निर्णय नियुक्तियां शस्त्रागार द्वारा की जाती थी। शस्त्रागार में सभी सदस्यों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। इसका प्रबंध जो करता था आसन पन्नापक नामक अधिकारी करता था। किसने कहां पर बैठना है, किसने खड़े रहना है सभागार के अंदर, किसने बड़ी गद्दी पे बैठना है, किसने छोटी गद्दी पे बैठना है, किसने नीचे बैठना है। आज भी तो है। आज भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि इक्वलिटी है, कि क्या है, पर जब आप ट्रेन में जाते हो तो आपको एसी का अलग पैटर्न दिखता है और दूसरा अलग दिखता है। जनरल की बोगी के तो आपको पता ही है हाल क्या होता है।
किसी भी समारोह में जाते हो, किसी राज्य के समारोह में चले जाओ, आगे आपको अलग तरह की चेयर दिखेंगी, पीछे अलग तरह की दिखेंगे, बाकी तो जो बेचारे स्कूली बच्चे होते हो तो जमीन में बैठे होते, आम आदमी गरीब आदमी जो होगा वो नीचे। तो कहाँ की इक्वलिटी रही यार? इक्वलिटी तब होती है जब सबके लिए एक जैसा हो। क्या हो? सबके लिए एक जैसा हो। प्लास्टिक की चेयर लगा रहा है, सबके लिए प्लास्टिक की चेयर लगाओ, और अगर बिठाना है तो सबको नीचे बिठाओ। क्या करो? सबको नीचे बिठाओ। समझ में आ गया? ठीक। अब आप बोलोगे कि अपने लिए आपने चेयर रखी है, हमें बेंचों में बिठा रखा है, बोलोगे इक्वलिटी कहां रही? क्लास के अंदर भी इक्वलिटी नहीं है। सुखाड़तीनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखा। सुखाड़ती के लिए विद्या नहीं है और विद्यार्थी के लिए सुख नहीं है, इसलिए आपके लिए ऐसे बेंचेस बनाए गए जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी क्या रहे, वर्टिब्रेट कॉलम। शुक्र 90 नहीं दिया मैंने, थोड़ा सा स्लोप दे रखा है, जिससे क्या हो, थोड़ा सा आप रेस्ट ले सको। वैसे इतना भी नहीं देना चाहिए था, 90। बैठे बैठे सावधान। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अंदर जब लेक्चर चलता है बोला जाता है बैठे बैठे सावधान, दोनों हाथ घुटने पे होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं 1-1 घंटे तक, तब बोलते हैं आराम से, तब ऐसे बैठते हैं, तभी आती है विद्या, नहीं तो ऊँघते रहोगे भाई। युवा वही है जिसका वर्टिब्रेट कॉलम क्या है, बिल्कुल, और जो ऐसे बैठा हुआ है समझ लो वृद्धावस्था आ गई उसकी। अभी भी सीधे नहीं हुए बोलने के बाद भी। तो गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष मैंने बता दिया। सभी महत्वपूर्ण निर्णय और नियुक्तियां सस्तागार द्वारा ही की जाती थी। सस्तागार में सभी सदस्यों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। इसका प्रबंध आसन्न पन्नापक नामक अधिकारी करता था। कोरम की पूर्ति, कोरम तो पता है ना, मिनिमम संख्या इतनी होगी तभी कार्यवाही चालू होगी, नहीं तो कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मत विभाजन आदि के नियम स्पष्ट थे। कोई भी प्रस्ताव 3 बार पढ़ा जाता था। विरोध की स्थिति में मत विभाजन किया जाता था। मत विभाजन बोलते हैं जब 50-50 हो जाता है या विरोध होता है, जब तो मत विभाजन किया था। हाँ भाई बताओ कितने लोग पक्ष में कितने विपक्ष में, और कभी कभी ऐसा होता 50-50 पड़ जाता है मत, तब फिर जो नहीं होता कास्टिंग वोट, जो पीठासीन अधिकारी होता है आगे, फिर वो अपना वोट करता है। ये पता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है जैसे। विरोध की स्थिति में मत विभाजन किया जाता था। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग हुआ है। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग हुआ है। मतपत्र लकड़ी की विभिन्न रंग की शलाकाओं का होता था। मतदान अधिकारी को शलाका ग्राहक कहा जाता था। क्या कहते थे? शलाका ग्राहक। अलग अलग रंग की स्टिक्स होती थी, आपको दे दी। जैसे मैंने 3 स्टिक्स दे दी, एक रेड दे दी, एक ग्रीन दे दी, एक येलो दे दी। क्या दे दी? सबको दे दी। अब मैंने कहा भाई करो भाई, अब मत विभाजन होगा, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। जो पक्ष में है वो ग्रीन दे, जो विपक्ष में है वो लाल स्टिक दे, और जो डेटा एडिक्वेट कांड से जो कंफ्यूजन में है, ना इधर ना उधर, जो बर्बरीक है, वो क्या करे, येलो स्टिक दे दे। ठीक है? तो क्या करते थे, स्टिक जो शलाका ग्राहक नामक अधिकारी क्या करता, शलाकाओं को इकट्ठा करता था और फिर उसके बाद गिनती होती थी कितनी शलाकाएं आई। अभी भी तो होता है संसद के अंदर, बटन होते हैं, दबाने पड़ते हैं, रेड और ग्रीन। क्या होते हैं? रेड और ग्रीन। नहीं, येलो नहीं होता। या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। और जब व्हिप जारी हो जाता है पार्टी का, तब 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको हाँ बोलना है या फिर आपको हाँ बोलना है। अरे पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते मतदान। माना कोई बड़ा बिल आ रहा है, आज वोटिंग होनी है, व्हिप जारी कर दिया जाता है 1 दिन पहले, इस सबको आना पड़ेगा, चाहे घिसट घिसट के आओ, संसद में बैठो और मतदान करो, क्योंकि कानून को क्या कराना होता है, पास कराना होता है। और अगर किसी ने गलती से भी रेड बटन मतलब ना वाला बटन दबा दिया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। क्या होती है? हाँ। गणराज्यों की न्याय पद्धति भी अनोखी थी। सुमंगल विलासिनी के अनुसार गणराज्यों के में नीचे से ऊपर तक 8 न्यायालय थे। सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान राजा गण का प्रधान था। गणराज्यों की न्याय व्यवस्था हेतु अलग यह न्याय विभाग का उल्लेख मिलता है। न्याय प्रक्रिया में क्रमशः निम्न से उच्चतर बोहारिक, सूत्रधर और अष्टकुलक यानी 8 सदस्य आदि न्यायालय थे। तो आगे चलकर व्यवहारिक पढ़ेंगे इसको। बोहारिक को हम क्या पढ़ेंगे आगे चलकर? व्यवहारिक। ठीक है? तो बोहारिक भी न्यायालय है, सूत्रधर भी न्यायालय, और अष्टकुलक यानी 8 सदस्यों वाला भी क्या है? न्यायालय।
संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के बाद अभियुक्त को दंड तभी दिया जाता था जब संपूर्ण सभा, राजा, उपराजा तथा सेनापति एकमात्र होकर दंड की स्वीकृति दे देते थे। दंड की स्वीकृति दे देते थे। ऐसे नहीं कि राजा के मन में आया और उसने गर्दन कटवा दी। राजा भी बोलेगा, उपराजा भी बोलेगा, सेनापति भी बोलेगा, संपूर्ण सभा जब बोलेगी तब जाके उसको दंडित किया जाएगा। गणराज्यों की प्रशंसा महात्मा बुद्ध ने भी की थी। बुद्ध भी क्या पक्षधर थे? राजतंत्र के पक्षधर नहीं थे, वो गणतंत्र के पक्षधर थे। महापरिनिर्वाण सूक्त के अनुसार बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से वज्जियों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जब तक वे बार बार अपने शस्त्रागार में बैठते रहेंगे, सहमति से रहेंगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे तथा उनके आदेशों का पालन करेंगे, तब तब उनकी प्रगति होती रहेगी। तब तब उनकी प्रगति होती रहेगी। तो ध्यान रखना एक चीज का, अगर आपकी संसद में, आपकी विधानसभा में, आपकी विधान परिषद में जो जनप्रतिनिधि हैं वो अब्सेंट हो रहे हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं माने जाते। विरोध से आप लोग चिढ़ते हो, विरोध भी गलत चीज नहीं है लोकतंत्र में, क्या नहीं है? हाँ, लेकिन हर बात का विरोध, सही बात का विरोध, देश हित में कोई कानून आ रहा उसका विरोध, वो गलत है। फिर खाली सत्ता प्राप्ति के लिए अगर विरोध हो रहा है तो वो गलत है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, जहां पर आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई कानून की जरूरत हो, वहां पर पक्ष और विपक्ष को एक मत हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है? और मैं कई बार आपको बोलता भी हूं, जनप्रतिनिधियों का काम आपके विवाह संस्कारों में आना नहीं है, शमशानों में नहीं आना है। उनका कार्य कहां पर है? विधायिका के अंदर है। उनका कार्य क्षेत्र का भ्रमण करना है, उनका कार्य जन सुनवाई करना है। जगह जगह जाकर आपको क्या करने हैं? अगर आप जनप्रतिनिधि हो, जगह जगह बैठकर आपने जनता के समस्याओं के बारे में सुनना है और लिखित समस्याएं लिखित रूप में, क्योंकि मौखिक रूप में तो भूल जाएगा जनप्रतिनिधि, लिखित रूप में लेनी है क्या समस्याएं, और उन पर क्या करना है? काम करना है। हालांकि कठिन काम होता है भाई, राजनीति इतनी आसान नहीं होती है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना अपना जनप्रतिनिधि चुनते हुए, क्या चुनना है, किसको चुनना है। ये नहीं कि वो मेरी माता जी को राखी बांधते हैं इसलिए मैं उन्हीं को वोट दूंगा, मामा जी को, ये नहीं करना है। या वो मेरी शादी में आए थे, 501 रुपए न्यूता लिखाया था और फोटो खिंचाई थी मेरे साथ, इसलिए भी वोट नहीं करना है। किसको वोट करना है? जिसका मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर हो अगले 5 साल का कि क्या करेगा वो, और खासकर बेरोजगार युवाओं के पक्ष में क्या करेगा। इसके बेरोजगार युवाओं के लिए क्या नीति है, आपके पूरा जो ये ट्रैफिक जो इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई उसके लिए आपकी क्या नीति है, आपके स्पोर्ट्स के लिए क्या नीति है। स्पोर्ट्स तो खत्म ही हो गए, मैदान नहीं रहे तो स्पोर्ट्स भी खत्म हो गए। लाइब्रेरी के लिए क्या नीति है, और ऐसे अनेक प्रकार की। वृद्धों के लिए क्या नीति है, सोचनी है। क्या उनके लिए चंडीगढ़ जैसे पार्क्स बनाए हैं आपने कहीं पर, जहां पर वो बैठकर अपनी बातें कर सके? चंडीगढ़ में बड़ा अच्छा लगता है, जगह जगह पार्क्स हैं, बूढ़ी महिलाएं बैठी होती हैं, बूढ़े लोग बैठे होते हैं, 10-10 साल उम्र बढ़ जाती है उनकी एक दूसरे से बात करके, भले ही वो अपना दुखड़ा रोए, क्योंकि वृद्धावस्था में तो क्या करेंगे वो, अपने दुख बताएंगे ना। घर में जो पुत्र पुत्री हैं उनको पास समय है नहीं सुनने का, क्योंकि सब वर्किंग है, और होता भी है, यही चल रहा है ट्रेंड। आपस में बता के दुख कम होते। जैसे किसी ने बोल दिया मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो दूसरा बोलता है मेरे घुटने चल ही नहीं रहे, थोड़ा दुख कम होता है कि अच्छा इसको तो चल ही नहीं रहे, मेरे तो खाली दर्द है। नहीं आया समझ में? इसके बाद में अगला चैप्टर में कराऊंगा अगले लेक्चर में मगध का उत्कर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। मगध के उत्कर्ष के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान था वो था लोहे का प्रयोग। द्वितीय नगरीकरण बोला जाता है इसको। और मगध में हमने पढ़ना हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, 3 वंश पढ़ने हैं। कौन कौन से? हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है।